हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग में हमारा जो टॉपिक चल रहा है अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन, इससे संबंधित हमने इससे पहले मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप अधिगम के लिए संगठित सूचनाएं, अधिगम के लिए क्रमबद्ध सूचनाएं, सूचनाओं के मध्य सहसंबंध, अधिगम प्रक्रिया में प्रतिरूपों का प्रयोग तथा अधिगम शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग से संबंधित हम अध्ययन कर चुके हैं। अब आज का हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें अधिगम प्रक्रिया सरल से कठिन की ओर। अधिगम प्रक्रिया सरल यानी अधिगम प्रक्रिया के अध्ययन के अंतर्गत हम विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में क्या करते हैं, सरल से कठिन की ओर उनको ले जाते हैं। यानी बच्चों को हम जब टॉपिक पढ़वाते हैं करवाते हैं या प्रकरण करवाते हैं, तब जो वह चीज़ जानते हैं उस की जानकारी देते हुए हम जो जिस बातों से अनभिज्ञ होते हैं, जो नहीं जानते विद्यार्थी, उसको बाद में बताते हैं। यानी विद्यार्थियों को हम सरल से कठिन की ओर ले जाते हैं। अधिगम प्रक्रिया को सदैव सरल से कठिन की ओर ही संचालित करना चाहिए। सरल, क्योंकि बालक जो है सरल तथ्यों को सीखने के बाद छात्र अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मैं ये चीज़ जानता हूँ, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें सीखने के लिए आत्मविश्वास जागृत होता है तथा विद्यार्थी धीरे धीरे कठिन तथ्यों को भी सीखता चला जाता है। यानी बालकों को जब अधिगम प्रक्रिया में सरल से कठिन की ओर उनको शिक्षण कार्य करवाना चाहिए, जिससे कि बालक जिसको पहले जानते हैं सरल तथ्यों को जानकर वो कठिन तथ्यों को भी हल करने लगते हैं। यदि शुरू से ही हम विद्यार्थियों को कठिन शब्दों को सिखाएंगे या कठिन कार्य करवाएंगे, तो जो वह सीखने के लिए जब दिया जाएगा तो उसकी जो अधिगम प्रक्रिया है वह अरुचिकर हो जाएगी। क्योंकि जब वह उन तथ्यों को जैसे बालक को हम जैसे जोड़ सिखाए बिना यदि बाकी या गुणा करवाएं, तो बालक उसको सीख नहीं पाएगा और वह शिक्षण कार्य उसके लिए अरुचिकर बन जाएगा। फिर अधिगम प्रक्रिया ज्ञात से अज्ञात की ओर। अधिगम प्रक्रिया ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब जो है शिक्षक जो है छात्रों के समक्ष सर्वप्रथम उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना चाहिए जिनके बारे में विद्यार्थी पहले से ही जानते हैं। इसके पश्चात जब वह जिस चीज़ को पहले से ही जानते हैं, उसके बाद जब हम उनके समक्ष उस प्रकार की गतिविधियों को प्रस्तुत करेंगे जिससे वह अज्ञात है, जिनसे वह अनभिज्ञ है, जिसको वह नहीं जानते हैं। जैसे जब गणित के अधिगम में छात्र के समक्ष जब जोड़ और घटाव की प्रक्रिया अगर प्रस्तुत करनी चाहिए, तो इससे वह जानता है, यानी जोड़ करना जानता है, घटाना जानता है। किंतु इसके पश्चात यदि गुणा और भाग का अधिगम कराना चाहिए, यानी बालक को जो क्या करवाना चाहिए, जोड़ और घटा बाकी तो वह उसको करनी आती है। किंतु यदि हमको गुणा और भाग सिखाना है तो उससे पहले वह जोड़ना और घटाना सीखेगा, तभी हम उसके लिए आगे की प्रक्रिया बता सकते हैं। तो इस प्रकार इस स्थिति में छात्रों का अधिगम स्तर उच्च और स्थायी होता है तथा उसको अधिगम प्रक्रिया भी रुचिपूर्ण लगती है। यानी स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक चीज़ उनको बतानी चाहिए। फिर है अधिगम प्रक्रिया में
तकनीकी का प्रयोग। अधिगम प्रक्रिया में तकनीकी का प्रयोग। अधिगम प्रक्रिया में तकनीकी का प्रयोग। छात्र कुछ विद्यार्थी कक्षा में ऐसे होते हैं जो ओवरहेड प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कंप्यूटर के माध्यम से अधिगम करना चाहते हैं, और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जो सीडी प्लेयर होता है, सीडी प्लेयर के माध्यम से अधिगम करना चाहते हैं। किंतु एक कुशल शिक्षक वही होता है जो छात्रों की उन सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तकनीकी संबंधी जो आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए उनकी आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयास कर सके। यानी उसके लिए विद्यार्थियों के ग्रुप डिवाइड करे, ग्रुप में कुछ विद्यार्थियों को कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाए, कुछ को सीडी प्लेयर के माध्यम से पढ़ाए। इस प्रकार से जो छात्रों को जब समूह बनाकर जो अधिगम गतिविधियाँ प्रदान की जाएगी तो तथा तकनीकी यंत्रों को उपलब्ध कराकर उनको अधिगम कार्य करवाया जाएगा। इससे विद्यार्थी का जो है अधिगम स्तर भी उच्च होगा और स्थायी होगा। उसके बाद है कौशलों का विकास है अभ्यास। कौशलों का विकास है यानी अधिगम प्रक्रिया में छात्रों में विविध प्रकार के कौशल को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि छात्र उन कौशलों से अपने अधिगम स्तर को उच्च तथा स्थायी बना सके। जैसे छात्रों में अधिगम गतिविधियों के सृजन तथा कौशल तथा उसमें आवश्यक परिवर्तन के लिए निर्णय लेने के कौशल का विकास करना चाहिए कि विद्यार्थी में जो निर्णय लेने का जो कौशल है वह उसका शिक्षक को विकास करना चाहिए, जिससे कि वह सही और गलत में फैसला कर सके। इससे छात्र प्रत्येक अधिगम गतिविधि की समीक्षा करके उससे प्रयोग में लगेगा। इस प्रकार सभी अधिगम कौशलों का विकास करके उनका अभ्यास अधिगम प्रक्रिया संपन्न होनी चाहिए। यानी अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों की जो कौशल है कौशल विकास करने का अभ्यास होना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी यह निर्णय ले सके कि हमें कौन सी गतिविधि तथा किसके माध्यम से हमें पढ़ना है। फिर अंतिम निष्कर्ष के लिए योग्यता का विकास। अंतिम निष्कर्ष के लिए योग्यता का विकास। अब जो अधिगम प्रक्रिया में अंतिम निष्कर्ष पर जब तक छात्र नहीं पहुंचता है तब तक उसका अधिगम स्तर स्थायी रूप से ग्रहण नहीं कर पाता है। जैसे छात्र जब सूर्य ग्रहण को खगोलीय घटना मानता है तो उसका खगोलीय घटना मानता है, परंतु उसके परिवार में उसको देवता तथा असुरों से जोड़ा जाता है। यानी परिवार में ये धारणा है कि ये जो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जो होता है यह राहु और केतु के प्रभाव से होता है, किंतु छात्र यह मानता है कि यह एक खगोलीय घटना है कि पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा जब तीनों एक उसमें सीध में आते हैं तब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है। किंतु जब छात्र सूर्य ग्रहण को प्रयोग द्वारा यह सिद्ध कर लेता है कि यह एक खगोलीय घटना है तो उसके संदर्भ में जो भी उसके भ्रम होते हैं उनका समापन हो जाता है तथा उसको अंतिम निष्कर्ष की प्राप्ति हो जाती, क्योंकि वह प्रयोग करने के पश्चात ये जान पाता है
कि सूर्य ग्रहण किस प्रकार से होता है, चंद्र ग्रहण किस प्रकार से होता है, और वह अंतिम इसी के माध्यम से अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचता है। फिर है अधिगम गतिविधियों के सृजन की योग्यता। अधिगम गतिविधियों के सृजन की योग्यता। यानी विद्यार्थियों में अधिगम गतिविधियों के सृजन की योग्यता भी विकसित की जानी चाहिए। जैसे छात्र को जोड़ सिखाना है तो शिक्षक छात्रों के समक्ष विविध प्रकार की वस्तुओं का समूह रख देता है, जैसे पत्थर इकट्ठे करना है या फिर अन्य कोई सामग्री उसको इकट्ठा करना है, फिर उनको जोड़कर बताना है कि इन पत्थरों को जोड़कर बताओ कितने होते हैं, इस प्रकार से। फिर उनको पृथक करने के लिए कहना है कि अगर इसमें से हम ये चीज़ हटा देंगे या 2 पत्थर हटा देंगे तो बाकी के कितने बचते हैं, इस प्रकार से गिनकर जो है योग बताने के लिए कहना चाहिए। इससे कार्य को प्रत्येक छात्र अपने स्तर के विविध गतिविधियों के माध्यम से संपन्न करेगा। यानी जब इस प्रकार से शिक्षक विद्यार्थियों से करवाएगा तो विद्यार्थी क्या करेंगे, अपने स्तर पर उन सभी गतिविधियों को करने की कोशिश करेंगे। इससे जो छात्र में विद्यार्थियों में अधिगम गतिविधियों के सृजन की योग्यता भी विकसित होगी। फिर है अधिगम विस्तार की योग्यता। अधिगम विस्तार की योग्यता। अब जो है हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, यानी जब छात्र किसी प्रकरण का अधिगम करता है तो उसके मन में विविध प्रकार के कई तर्क आते हैं, कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं, यानी जिज्ञासावश जो है वह तर्क देता है, प्रश्नों को पूछता है। तो इस प्रकार से अधिगम प्रक्रिया में वह इन प्रश्नों तथा तर्कों का समाधान भी करना चाहता है। इसके लिए वह स्वयं प्रयास करता है, शिक्षक का सहयोग भी लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह प्रकरण का गहराई से अंतिम परिणाम तक अध्ययन करता है। यानी जब तक उसका निष्कर्ष तथा निचोड़ नहीं निकाल लेता है तब तक उसकी जिज्ञासा शांत नहीं होती है। इस प्रकार अधिगम प्रक्रिया का सरल और स्वाभाविक होता चला जाता है। फिर है अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण। अब शिक्षक द्वारा छात्र को यह स्पष्ट रूप से अवगत करा देता है कि वह जो भी अधिगम कर रहा है उसका उपयोग वह विविध क्षेत्रों में कर सकता है। जैसे विद्यार्थी कंप्यूटर चलाना सीखते हैं तो कंप्यूटर चलाना सीखने के पश्चात वह उस ज्ञान का और भी विविध क्षेत्रों में उपयोग कर सकते हैं। जैसे छात्र, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं स्कूटर के एक्सीलेटर को नियंत्रित रूप से संचालित करना जानते हैं, तो वह उस कार्य को जैसे कार चलाने हैं, बाइक चलाने हैं, ट्रक चलाने हैं, जीप चलाने हैं, उन सब में कर सकता है। यानी सीखा हुआ जो ज्ञान है उसका वह और अन्य क्षेत्रों में भी उसका उपयोग कर सकता है। इसी प्रकार प्रत्येक शैक्षिक एवं विषयगत ज्ञान का उपयोग वह अन्य विषयों के अधिगम में भी व्यापक रूप से कर सकता है। फिर है त्रुटियों का सकारात्मक विश्लेषण। त्रुटियों का सकारात्मक विश्लेषण। अब जो है अधिगम प्रक्रिया में होने वाली विविध प्रकार की त्रुटियों का सकारात्मक रूप से विश्लेषण करना चाहिए। त्रुटियों के लिए छात्रों को दोषी नहीं मानना चाहिए, वरन अधिगम गतिविधियों परिस्थितियों की समीक्षा करनी चाहिए कि किस
किस प्रकार से बालक ने त्रुटि की है। इसके साथ साथ उन कारणों को भी खोज करना चाहिए, उसके कारण जानने चाहिए कि बालक ने यदि गलतियां की है तो इसके क्या कारण रहे हैं जिसके कारण बालक से ये गलती हुई है। इस प्रकार की स्थिति में त्रुटियों का समाधान होगा तथा छात्र जो है अधिगम प्रक्रिया के प्रति रुचि लेंगे। यानी उनकी गलतियों को जानकर यदि हम उन गलतियों को सुधार करवाएंगे तो विद्यार्थी जो है अधिगम प्रक्रिया में अधिक रुचि लेते हैं। इससे क्या होगा कि इनका जो अधिगम स्तर है वह भी स्थायी तथा उच्च स्तर का होगा। इससे इन सबसे ये स्पष्ट होता है कि अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन करना एक शिक्षक के लिए अनिवार्य होता है, जिससे कि वह अधिगमकर्ता की सभी गतिविधियों एवं अधिगम के पक्षों को समझते हुए उनकी समीक्षा करता है तथा अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी रूप प्रदान कर सकता है। यानी अधिगम प्रक्रिया के अध्ययन से यह शिक्षक द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि उसको अधिगम में क्या क्या कार्य करने हैं, कौन से सुधार करने हैं, किस प्रकार से विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करना है। अब आज का आपका गृह कार्य है। अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन इस प्रकार किया जा अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है, अतः इससे बचाव हुए तो हमें कुछ उपाय करने, हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।